हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें एक पहल चल रही है हमारे चैनल पे। और ये पहल इस तरह से चल रही है कि यहाँ पे आपको एक के बाद एक, पहला कौन सा मिला, हिंदी का, फिर अब दूसरा कौन सा है, सामाजिक विज्ञान का। ऐसे आपके 6 पेपर जो हैं सभी के करवाए जाएंगे, सभी को सॉल्व करवाए जाएंगे इसी चैनल पे। देखिए कैसे आता है पेपर, क्या क्या सॉल्व करना रहता है। और ध्यान दीजिएगा, आपको हम 2011 से स्टार्ट करेंगे और 2019 का जो अभी पिछला पेपर हुआ था यहाँ तक के पूरे पेपर सॉल्व करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लिखा हुआ है रेड कलर का सब्सक्राइब, यहाँ पे अ, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे लाइक बना हुआ है, वहाँ पे आप लाइक कर दीजिए। बस आपको केवल इतना करना है और आप यहाँ पे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। आप जो जो पेपर देना चाहते हैं, मतलब हाई स्कूल का, सभी का आपको यहाँ पे मिलेगा कि पेपर कैसे आता है। आपने अभी थंबनेल देखा होगा। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। कौन से क्लास का, तो हाई स्कूल का बात करेंगे। ठीक है, ये पेपर है जो 2011 में आया था। 2011 में आया था। इसमें समय कितने देर का होता है, 3 घंटे का समय होता है। पूर्णांक 100 अंक का होता है। प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके टोटल कितने, 40 प्रश्न यानी 40 क्वेश्चंस आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहना है और आपको इस वीडियो को देखना है। तो टाइम को ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पहले पढ़ना लगेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निर्देश। निर्देश संख्या 1 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपको क्या देखना है कि 1 नंबर प्रश्न से लेकर 7 नंबर तक सभी बहुविकल्पीय हैं। सही विकल्प छांटिए और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको सही विकल्प छांट के उसके बाद क्या करना रहेगा, अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में आपको लिखना रहेगा। तो पहला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पूछा गया डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था, तो आपको बताना रहेगा। तो इसका आंसर नंबर खा सही है, दांते। तो कौन है, दांते थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर नंबर घा सही है। किसने किया, जॉर्ज वाशिंगटन। और यही फिर क्या हुए, राष्ट्रपति बन गए वहाँ के। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। और आप लोग लिखेंगे कैसे, अरे सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। आप डालेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, और उसके बाद आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं उतारना है। फिर नीचे एक लाइन लगाइए, एक लाइन लगाइएगा। क्या कीजिएगा, एक लाइन लगाइएगा और उसके बाद वहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रश्न नंबर, जैसे खा सही है तो आप खा डालिए और उसके बाद लिख दीजिए कौन, दांते। और राइटिंग में आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, तो 3 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन रूसी क्रांति से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना रहेगा। तो रूसी क्रांति से संबंधित कौन है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ज्योतिबा बाई, अरे सॉरी ये तो दूसरे का है। ये कौन है, गा नंबर पे लेनिन। कौन है, लेनिन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, भारत सेवक समाज नामक संस्था का संस्थापक कौन है। तो भारत समाज सेवा भारत सेवक समाज नामक संस्था के संस्थापक शायद कंफर्म नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक पता है हमें ज्योतिबा फूले होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यही डालना रहेगा। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, आपको यही लगाना रहेगा कि कौन है, उपराष्ट्रपति होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, गुटनिरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, आयोजित किया गया था। तो कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है,
खा नंबर काठमांडू में है, तो आप ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, और उसके बाद नीचे लिखिएगा खा नंबर काठमांडू में। ठीक है, आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं उतारना है। फिर नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 8 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 10 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में? 10 शब्दों में आपको देना रहेगा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपको बिल्कुल बताएंगे। आप तुरंत डालिए प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। और उसमें पूछा गया है कि माइकल एंजिला कौन था, उसकी किसी एक कृति का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको बताना रहेगा कि माइकल एंजिला कौन था। तो माइकल एंजिला कौन था? माइकल एंजिला एक एंजिलो एक कौन था? चित्रकार था। यह एक कौन क्या था? चित्रकार था। इसकी प्रसिद्ध कृत है द फॉल ऑफ मैन। इसकी प्रसिद्ध कृत क्या है? द फॉल ऑफ मैन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, रूसो कौन था, उसकी प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। तो आपको उसकी प्रसिद्ध कृति का नाम बताना रहेगा और रूसो कौन था ये भी बताना रहेगा। तो रूसो क्या था? रूसो एक दार्शनिक था, और उसकी प्रसिद्ध एक कृति क्या थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसकी प्रसिद्ध कृति क्या थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था, दूसरा युद्ध इसका जो हुआ था वो मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच हुआ था। आप कैसे लिखेंगे? आप डालेंगे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, उसके बाद आप लिखेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका गांधी, यहाँ पे है गांधी, अरे सॉरी एक मिनट, हाँ, गांधी ने 1922 में गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी ने इसको क्यों स्थगित किया था? तो आप पढ़ चुके हैं कि चौरी चौरा नामक कांड ऐसा हुआ था जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगले अगर आपके प्रधानमंत्री पूछे जाए तो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नवयुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो ये 2011 का प्रश्न है, तो आपको 2011 के अनुसार बताना रहेगा। तो वो समय कौन थे? न्यायमूर्ति श्री के जी बालकृष्णन थे। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री के जी बालकृष्णन थे। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या दिया गया है? 14 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर कितने शब्दों में देने हैं? आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो कोई बात नहीं, आप बड़े आराम से दे देंगे 100 शब्दों में। तो 14 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसको आपको 100 प्रश्न में लिखना है। तो आप डालिए प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। उसके बाद आप क्या डालेंगे? बताइए भारतीय राष्ट्रवाद क्या था? तो जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र के अंग हैं, मतलब किसी बात को लेकर के जाति पात और रंग और रूप, इन सभी का भेद खत्म हो जाता है, और लोग किसी एक चीज़ को अपना मुद्दा बना के वो सभी लोग क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अब जैसे आप अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी बात क्या थी? 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की पहचान भारत माता के का छवि ले ली थी। तो फिर क्या हुआ था? भारत को क्या फिर लोग बोलने लगे थे उस समय भारत माता, तो वो सभी की माता थी। इसलिए उसका अब देखना, उसमें जाति पात का कोई वो नहीं है, माता मतलब सबकी माता। तो यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद ये तस्वीर थी, पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे उन्होंने बनाई थी भारत माता के रूप में इनको। और उसके बाद 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम नामक गीत भी गाया था। आपको यही सब कुछ क्या करना रहेगा? लिखना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी विवेकानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी डालिए। तो आपको क्या करना रहेगा? स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको बताना रहेगा कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, और उन्होंने क्या क्या किया। ये शब्द 100 शब्दों में आपको बताना रहेगा।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कोई बात नहीं, आपको इनकी शक्तियों और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। आपको क्या करना है, इनकी शक्तियों उनका वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको बताना रहेगा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अंदर क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। कुछ नहीं, आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो एक आप लिख सकते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बैठक बुलाता है उनकी, और उनकी अध्यक्षता भी वही करता है, कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष ही करता है। दूसरा डाल दीजिए, सदन में शांति बनाए रखना, और उसके बाद सदन की व्यवस्था खराब ना होने पाए, और जो खराब कर रहा है सदन की व्यवस्था को या जो कुछ क्या अजीब टाइप की हरकतें कर रहा है तो उनको क्या करेगा, वो बाहर कर देगा। और सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर बैठक को वो स्थगित भी कर सकता है। अगर वो देखे कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई अव्यवस्था फैला रहा है, कोई ज़्यादा वो हो रही है, बात बढ़ गई है, तो वो उसको वहीं पे स्थगित भी कर सकता है। ऐसे करके आपको 100 तरीके से लिखना, 100 शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सैन्य संगठन का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। कोई बात नहीं, 100 शब्दों में लिखना है, लिख लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारतीय सैन्य संगठन के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत ने अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया है। सभी देश करते हैं तो भारत ने भी कर रखा है। भारतीय राष्ट्रीय सेवा, उसको क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेवा INA कहते हैं। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन से 3 प्रमुख अंग हैं, देखिएगा कौन से 3, 1, 2 और 3। पहले नंबर पे थल सेना, उसके बाद जल सेना जिसे हम क्या कहते हैं, नौसेना भी कहते हैं, उसके बाद वायुसेना। फिर आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 1 कौन सा, थल सेना, क्या, थल सेना, सॉरी यहाँ पे देखिए। फिर आप हेडिंग नंबर 1 डालिए थल सेना, और उस पर आप लिखिए कि यह संसार की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए जल सेना अथवा नौसेना, इसको भी डालिए। तो समुद्री सीमा की रक्षा के लिए, इसमें लिखिए आपकी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए इस सेना का गठन किया गया है। इसका सर्वोच्च अधिकारी नौसेना या सेना अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर ऐसे ही आप क्या डालिए, वायुसेना। तो वायुसेना क्या, देखिए वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे, हेडिंग नंबर 3 डालिए और लिखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस सेना के सर्वोच्च अधिकारी को वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके 100 शब्दों में पूरा करना रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए फिर निर्देश दे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 18 से 19 तक विस्तृत उत्तर, ये प्रश्न है। मतलब आपको इसके सभी उत्तर कितने लिखने रहेंगे, विस्तृत लिखने रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इनको कितने शब्दों में लिखना है। तो इनको हम लोगों को सॉरी, यहाँ पे बोला है इस प्रश्न का प्रत्येक उत्तर कितने शब्दों में, 300 शब्दों में लिखिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग 300 शब्दों में लिख लेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर ये आप जानते हैं तो ये आप बताइए, नहीं अथवा करके दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दादा भाई नौरोजी के योगदान की विवेचना कीजिए। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको आता हो वो कीजिए। तो आप ये कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो आपको इस तरह से करना रहेगा कि जैसे यहाँ पे पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात की जा रही है, तो आप पहले उसकी भूमिका बनाइए। हेडिंग डालिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर हेडिंग के नीचे लिखिए ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को, कब, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया, प्रस्तावित किया, ठीक है। क्या किया, प्रस्तावित किया। और वो क्या हुआ, शीघ्र ही, मतलब तुरंत ही क्या हो गया, 18 जुलाई 1947 को वो क्या हो गया, स्वीकृत भी हो गया, ठीक है। और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी। उसके बाद हेडिंग नंबर 1 डालिए आप, क्योंकि ये विस्तृत 300 शब्दों में लिखना है, तो हेडिंग नंबर 1 डालिए। उसमें डालिए संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। फिर उसके बाद उसमें आप लिखिए यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को
सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। इस तरह से फिर अगली हेडिंग डालिए 2 अधिराज्यों की स्थापना। फिर अगली हेडिंग तीसरी नंबर डालिए संविधान सभा में विधानमंडल के रूप में कार्य करना। फिर हेडिंग नंबर 4 डालिए प्रांतीय विधानमंडल। उसके बाद हेडिंग नंबर 5 डालिए दोनों के लिए एक अलग अलग गवर्नर जनरल। तो इसी तरह से आपको 7-8 हेडिंग में लिखनी रहेगी। कितनी? कम से कम तो 7 हेडिंग होनी चाहिए, जिससे आपके 300 शब्द आराम से क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। जब 300 शब्द पूरे हो जाएंगे तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आपको गिनना नहीं है, बस अनुमान लगा लीजिए कि 300 शब्द हो गए हैं। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है, वो है, तो दोस्तों जो 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो कोई बात नहीं, आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर 19 का उत्तर, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर डालिए। उसके बाद हेडिंग डालिए सर्वोच्च न्यायालय की संरचना अथवा संगठन। ठीक है। उसके बाद उसमें आप क्या लिखेंगे? संविधान की धारा 224 के अनुसार भारतीय संघ एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये कहता है। कौन कहता है? धारा 200 सॉरी क्या कहता है? 224 कहता है। ठीक है, कि क्या होगा? एक भारत में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये समझाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक, अब देखना, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन अब इनको बढ़ाकर कितना, 2008 में इनको बढ़ाकर 31 कर दिया गया, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए, अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीश से, जितने सारे न्यायाधीश हैं उनसे सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पूछताछ, अपना बात विमर्श, बात विवाद करके, अपना जो कुछ होता है वो करके फिर वो चुन सकता है कि उसमें से मुख्य कौन होगा, मुख्य कौन होगा। ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। तो इसमें आपको हेडिंग डालना रहेगा कि फिर बताइए न्यायाधीशों की योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता में आपको डालना रहेगा वह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी योग्यता डालनी चाहिए कि उसकी आयु कितनी हो, 65 वर्ष हो, कै वर्ष हो, 65 वर्ष हो। उसके बाद आपको तीसरा डालना रहेगा कि वह उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 साल तक क्या रहा हो, वह न्यायाधीश भी रह चुका हो। उसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी क्या वकालत कर चुका हो। राष्ट्रपति के मत से वह कोई पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधिवेत्ता रहा हो। इस तरह से लिखना रहेगा। फिर शपथ ग्रहण के लिए तो राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, न्यायाधीश को पद पर आसीन होने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष उसको क्या करना रहता है? शपथ लेना रहता है। ठीक है। उसके बाद उसके वेतन और भत्ते की बात कीजिए तो इसका वेतन क्या होता है? 1 लाख रुपए होता है। और अगर और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो उनका वेतन होता है कितना? 90,000 क्या होता है? और उसका कितना होता है? 1 लाख। उसका कितना होता है? 1 लाख। और मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख होता है। और जो अन्य होते हैं उनका कितना होता है? 90,000, मतलब 10,000 उनसे कम होता है। फिर उसके बाद इनके भत्ते के बारे में बताइए, इनको क्या क्या मुफ्त में मिलता है? यात्रा मिलती है निःशुल्क, आवास मिलता है निःशुल्क, ये सब बताइए इनको। उसके बाद फिर डालिए कि कार्यकाल तथा महाभियोग इनको हटाने के लिए प्रक्रिया क्या क्या उपयोग की जाती है, तो ये सब आपको बताना रहेगा। उसके बाद अभिलेख न्यायालय, तो आपको इसको कुल मिला के ये समझिए कि 300 वर्डों में आपको, या 300 प्लस हो जाए, कम ना हो, आपको पूरा करना रहेगा। ठीक है। कॉपी लिखने में थोड़ा भी संकोच मत कीजिएगा, खूब अच्छे से लिखिएगा और विधिवत लिखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देश यहाँ पे फिर दिया गया है और बोल रहा है प्रश्न संख्या 20 में 20 मानचित्र से संबंधित है। दिए गए मानचित्र को निम्नलिखित स्थानों पर को चिन्ह द्वारा सही दर्शाइए। तो आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ पूछा जाए, जैसे पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज की स्थापना की गई, तो वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, पहले एक गोला बनाओ और उसके बीच में भी एक गोला बना दो। तो वो आपके लिए वहाँ पे क्या एक मानचित्र मिलेगा, आपको उसमें वो वर्क करना रहेगा। हम आपको मानचित्र वर्क करना बताएंगे, लेकिन आपको इस चैनल पे जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे आप जुड़े रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो मानचित्र जो होता है, जो भारत का नक्शा होता है, वो कैसे बनेगा। ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये जो भारत का नक्शा होता नहीं है, ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। वो हम आपको एकदम पूरा समझ लीजिए मैप डाउनलोड करके हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कहाँ पे क्या होता है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, खंडबा आ गया। खंडबा, खंडबा में क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए दिया है निर्देश 21 से 27 तक बहुविकल्पीय। जैसे अभी आपने ऊपर बहुविकल्पीय का था, वैसे यहाँ भी करना का है। सही विकल्प छांटिए और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है, तो उत्तर आपका क्या होगा, जापान जो है वो विकसित देश है। और आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 21 का उत्तर, और उसके बाद उत्तर में लिखिए ऑप्शन नंबर खा, मतलब खा डालिएगा, केवल ऐसे खा डालिएगा, खा लिख के उसके बाद लिख दीजिए जापान। क्या लिख दीजिए, जापान लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, बिहार है आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, व्यापार वाला है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि निम्न योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में किस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो अपने उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये बताना रहेगा। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है, ये शायद नीलगिरी पर्वत आपका पूर्वी में पड़ता है, पूर्वी में या पश्चिमी में, ऐसे कुछ है, पूर्वी में शायद। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है 27 नंबर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का कौन सा है, कंचनजंगा, जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए फिर आ गया आपका वही सब कुछ निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में 28 से 33 तक अतिलघु उत्तरीय हैं। यानी आपको ये क्या करना रहेगा, 10 शब्दों में लिखना रहेगा, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं, पीछे भी उसी तरह से ये भी करना रहेगा। तो आप डालिए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर, उसमें आप डालेंगे। तो उसमें प्रश्न में पहले क्या दिया हुआ, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो प्रमुख कारकों का नाम बताइए। आपको ये लिखना रहेगा। तो आप कैसे लिखेंगे ये हम बता रहे हैं। तो आपको इस तरह से लिखना रहेगा कि आप हेडिंग डालेंगे कि भारत की जलवायु को क्या है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद नीचे डालिएगा नंबर 1, उसमें डालिएगा नंबर 1 में हेडिंग आपको डालना रहेगा अवस्थिति। अवस्थिति मतलब भारत देश कहाँ पे है, मैप में कहाँ पे पड़ता है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आप मैप में जानते हैं ये मिनट होता है, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 डिग्री 4 मिनट, ऐसे तो लिखा जाता है। ये यहाँ पे गोला रहेगा और यहाँ पे ये हल्का सा बाल टाइप का लगा रहेगा। फिर आपको जब ये दिया रहेगा तो आपको बताना रहेगा, यही वाला पूरा पोर्शन आपको बताना रहेगा। तो आप ये नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। हमने अभी आपको क्या बताया, आपको पूरा मैपिंग के बारे में सब कुछ आपको हम इसी चैनल पे बताएंगे। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। ठीक है, आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर आप जुड़े रहेंगे। आपको मैपिंग वैपिंग सब कुछ हम बड़े आसानी से पेपर से पहले बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये मात्र 10 ही शब्दों में लिखना है, तो ज़्यादा बड़े लिखने की जरूरत ही नहीं। जैसे वहाँ पे आपने लिख रहा था कि भारत को प्रभावित
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक हेडिंग डाल देते अवस्थिति और उसके बाद दूसरा डाल देते पृष्ठीय पौने। ठीक है, 2 ही बताना था तो 2 ही आप क्या कर देते, बता देते। अब अगला आपसे पूछा क्या गया है, अगला आपसे पूछा गया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। आपको बताना रहेगा कि विदेशी व्यापार आपके लिए क्या है, आप उससे क्या समझते हैं और आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, ये सब आपको बताना रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि विदेशी व्यापार कैसे होता है, क्या होता है। तो विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशी व्यापार, 2 व्यापार होते हैं। कितने होते हैं, 2 व्यापार होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 होते हैं। एक तो होता है विदेशी, एक होता है विदेशी और दूसरा क्या होता है देशी। दूसरा क्या होता है, देशी। अब देशी और विदेशी में अंतर क्या होता है। देशी आप समझ लीजिए कि एक राज्य से दूसरे, एक ही देश में, जैसे मान लो भारत में 29 राज्य हैं और 28 राज्य हैं, 2800 राज्य में एक दूसरे से अपना खरीद करें, बेचें, खरीदे, खरीदारी करें, बेचें, तो ये देशी हो गया। लेकिन अगर यही बात क्या चली जाए, वर्ल्ड लेवल पे, कहाँ चली जाए, वर्ल्ड लेवल पे। मान लो जैसे भारत कोई चीज़ बेचे रूस को, रूस कोई बेचे भारत को, भारत अमेरिका, अमेरिका भारत को, भारत श्रीलंका, श्रीलंका भारत को, ऐसे जब बात लेवल इंटरनेशनल लेवल की हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, विदेशी व्यापार। आपको यही बताना रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं 2 रेखाओं के नाम लिखिए। तो आपको नदियों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना रहेगा, अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उन्हीं में से 2 नदियों के नाम लिखने रहेंगे। अगला यहाँ पे पूछा गया है आर्थिक नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो आर्थिक नियोजन के बारे में आपको बताना रहेगा। तो आप कैसे बताएंगे आर्थिक नियोजन के बारे में, 10 ही किसमें बताना है, 10 शब्दों में बताना। ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 10 शब्दों में इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा है 10 शब्दों में इनका उत्तर देना है। तो आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते, क्या पूछें, आर्थिक नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 उद्देश्य का लिख लीजिए। 2 उद्देश्य नंबर 1 डाल दीजिए, नंबर 1 पे लिख दीजिए। पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। उसके बाद हेडिंग उस पे डालेंगे 1, राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय की दीर्घकालीन वृद्धि होगी। उसके बाद निर्धनता के शुद्ध चक्र की समाप्ति भी होगी। देश को आत्मनिर्भर बनना है। उसके बाद ये सारी क्या हो गई, उनकी 2 विशेषताएं हो गई। उद्देश्य ये 2 हो गए। ठीक है, बनाना है। तो अब देश को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो उसके लिए क्या, लोग अब ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़मीन कम पड़ जाएगा, खाने को कम पड़ जाएगा, तो लोग आत्मनिर्भर कहाँ से, सभी लोग एक दूसरे को खाना शुरू। तो इसीलिए क्या करता है, देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि, दूसरे पे ये डाल लीजिए। जब लोग कम रहेंगे तो सबको रोजगार मिलेगा, ज़्यादा हो जाते हैं तब रोजगार नहीं मिलता, जैसे अभी सभी लोग झंक रहे हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे दिया है वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। यही तो दिया हुआ है, वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। आपको वन के बारे में लिखना रहेगा, उनके 2 प्रत्यक्ष लाभ को लिखना रहेगा। तो वन के 2 प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होंगे, तो आप उत्तर डालिए। उत्तर नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 का उत्तर उसमें डालिए वन के प्रत्यक्ष लाभ। उसके बाद वन के 2 प्रत्यक्ष लाभ, एक डालिए जड़ी बूटियों एवं औषधियों की प्राप्ति। हम लोग वन से क्या करते हैं, पेड़ों से जड़ी बूटी निकालते हैं और क्या करते हैं, जड़ी बूटी प्राप्त करते हैं। समझ में आया, क्या करते हैं, जड़ी बूटी प्राप्त करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप दूसरा डालिए। दूसरा में ये डालेंगे विभिन्न उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। आप यहाँ से कच्चे माल की भी प्राप्ति करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के किन्हीं 2 संसाधनों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 पे डाल दीजिए क्या, सौर ऊर्जा। कौन सा, सौर ऊर्जा। अब देखना यहाँ पे गैर परंपरागत मतलब जिनका बार बार उपयोग किया जाए, तो नंबर 1 पे डालिए सौर ऊर्जा। नंबर 2 पे डालिए पवन ऊर्जा। ठीक है, नंबर 3 पे डालिए जल ऊर्जा। कितने पूछे गए हैं आपसे, 2 ही पूछे गए, तो आपको 2 ही लिखना था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे फिर देखिए निर्देश दे दिया गया कि 34 से 37 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर कितने में देने हैं, 100 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे पूछा गया नदी घाटी परियोजना के 5 लाभ बताइए। तो आपको क्या करना रहेगा, अगर आप नदी घाटी परियोजना पढ़ें तो उनके 5 लाभ बताने रहेंगे। क्या बताना है, आपको बताना है कि नदी घाटी परियोजना के 5 लाभ। तो तुरंत आप डालिए नदी घाटी परियोजना के लाभ। उसमें डालिए बाढ़ पर नियंत्रण के साथ मिट्टी के कटाव को रोकना। नंबर 2 डाल दिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। नंबर 3 पे डाल दीजिए जल शक्ति का उत्पादन। नंबर 4 पे डाल दीजिए जल परिवहन का विकास करना। नंबर 5 पे डाल दीजिए सस्ती बिजली प्राप्त
कर और औद्योगिक विकास करना। नंबर 6 डाल दीजिए जलाशयों में मत्स्य उद्योग को बढ़ाना। तो आप ऐसे क्या करेंगे, बहुत सारे हैं, आप डाल दीजिए। तो इसमें से आपको कितने बताने थे, 5 ही बताने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों में 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या बोला है, विकासशील देशों में 5 विशेषताओं का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। तो विकासशील देश, आप पहले ये तो जान लीजिए विकासशील देश क्या होता है और विकसित देश क्या होता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, विकासशील। विकासशील होता है जो अभी विकसित विकास में चल रहा है, और विकसित का मतलब होता है कि जो विकसित हो चुका है, अब उसमें कोई विकास नहीं होना है, वो विकसित देश है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको क्या पूछा गया है, 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 लिख दीजिए। नंबर 1 पे डाल दीजिए उन्नत कृषि की संभावनाएं होती, जब उनके पास विकसित हो गए हैं, उनके पास सभी संसाधन उपलब्ध हो गए, तो वो अच्छी कृषि करेंगे। उसके बाद उद्योग में कम उत्पादन, क्या उद्योग में कम उत्पादन होता है, जब कम उत्पादन होता है तो ये लोग क्या करते हैं, उनको उत्पादन को बढ़ाते हैं। अविकसित यातायात एवं संचार की व्यवस्था को बढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद अल्प विकसित प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ा रहे होंगे। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को रोकना होता है इनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी रहती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बाजार की परिभाषा तथा बाजार के 3 प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। क्या पूछा गया है, बाजार की परिभाषा और बाजार के 3 प्रमुख उद्देश्य को आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने बाजार को पढ़ा है अच्छे से तो आप आराम से लिखेंगे। लेकिन आपका पेपर नज़दीक आ रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कोशिश कीजिए कि लिख ले। तो बाजार की परिभाषा क्या है, साधारण भाषा में बाजार का अर्थ स्थान से लगाया जाता है। मतलब बाजार का मतलब क्या हुआ, किसी स्थान से लगाया जाता है जहाँ भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अब उसके बाद क्या पूछा गया, बाजार की 3 मुख्य विशेषताएं लिखनी है। तो नंबर 1 लिख लीजिए, एक क्षेत्र। बाजार से उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता दोनों विक्रेता फैले रहते हैं। वहाँ पे खूब कुछ खरीदने वाले आते हैं, कुछ बेचने वाले आते हैं। वस्तु का होना, बाजार में वस्तु का, सभी प्रकार की वस्तुओं को मिलना, सभी प्रकार की वस्तुएं बाजार में मिल जाती हैं। कितनी विशेषताएं, 3 लिखनी थी। तो उसके बाद एक और लिखिए, क्रेताओं व विक्रेताओं का होना। उसमें क्या होता है कि जितने लोग बेचने आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा खरीदने आते हैं, या जितने लोग बेचने आते हैं उनसे कम कम ही खरीदने आते हैं। तो ये क्या हो गए, बाजार की वो हो गई। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में कृषि के न्यून उत्पादक एवं के 5 कारणों का लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको आपको लिखना रहेगा अगर आपने पढ़ रखा है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहा है कि प्रश्न नहीं, निर्देश दे रहा है। निर्देश दे रहा है 38 और 39 विस्तृत प्रश्न है। इनका प्रश्न आपको 300 शब्दों में लिखना है। कोई बात नहीं। प्रश्न क्या दे रहा है, भारत में जनसंख्या के बारे में प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आप तुरंत डालिए भारत की जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में बताइए कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे हमें क्या प्रभावित करती हैं कि हमें रोज़गार कम मिलता है, खाने योग्य वो रहने के योग्य घर नहीं मिल पाता। जब आदमी ज़्यादा होंगे तो भाई ज़मीन भी कम होगी। समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह से क्या हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय। तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें उपाय में लिखिए, मनुष्य को जागरूक होना पड़ेगा, सभी लोगों को। सरकार इसके प्रति पूरा अच्छा कदम उठाए, क्या कहते हैं, अच्छा कदम, सख्त कदम उठाए। आदमी को खुद से ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। उसके बाद फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ऐसे करके आपको 300 शब्द में लिखना रहेगा। भारत में जनसंख्या, ये हो गया। लौह इस्पात उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में कीजिए। पहले लिखिए कि लौह इस्पात का महत्व क्या है, मतलब लोहा का हमारे लिए महत्व क्या है। फिर कच्चे माल की उपलब्धता कहाँ से होती है, और कच्चे माल का उपयोग हम क्या करते हैं, ये सब आपको बताना रहेगा। उसके बाद इसका केंद्र कहाँ है, वो आपको बताना रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है, भारत में लघु उद्योग की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। आप लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग ये सब पढ़ चुके होंगे, तो उसमें आपको इनकी समस्याओं का वर्णन करना रहेगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर आ गया क्या, मानचित्रकार। क्या आ गया, मानचित्रकार। तो अब मानचित्रकार हम आपको बता चुके हैं कि आपको अगले पेपर में, अगले वीडियो में, या फिर हो सकता है 2-3 वीडियो छोड़ के आपको मिले। तो आपको यहाँ पे मानचित्रकार के बारे में बताया गया, आपको मानचित्रकार में करना रहेगा। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मानचित्र मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगला वीडियो जहाँ तक है आपका अगला मॉडल पेपर हो, अभी हम आपका केवल मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। पढ़ाई आपकी रेगुलर स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी। बस आप क्या करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्या करें, लाइक करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।